सो लास्ट लेक्चर में हमने पेनिसिलिन पढ़ा था. वी आर स्टडिंग अ ग्रुप कॉल्ड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को हैम्पर करते हैं. वो किस तरीके से हैम्पर करते हैं हमने लास्ट टाइम वीडियो देखा था. जो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन जो जिससे बनता है सेल वॉल, उसको टाइटली बनने नहीं देता है, उसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता है. एंड जो मेडिसिन है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को ब्लॉक करके दैट इज जो उनका लिंकेज है वो नहीं होने देता है. एंड अकॉर्डिंगली सारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर काम करते हैं. द फर्स्ट वन वाज वी स्टडीड दैट इज पेनिसिलिन, एंड सेकंड इज द ये जो पेनिसिलिन है हमने पढ़ लिया है. देन नेक्स्ट इज द सिफालोस्पोरिन. सिफालोस्पोरिन और पेनिसिलिन में हर बार 3 से 4 एमसीक्यू पूछे गए हैं. ये सारा जो प्रेजेंटेशन आपने अगर देख लिया तो इसमें से सारे एमसीक्यू अभी तक जितने आए हैं वो सब कवर हुए हैं. सो 3-4 एमसीक्यू तो हर साल पूछे गए हैं. और वाइवा में भी फेवरेट टॉपिक है क्योंकि यही एंटीबायोटिक है जो रूटीनली जीपीज कंसल्टेंट सब यूज करते हैं. अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, सिफिक्सिन, सिफोटॉक्सिम. तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. तो सेकंड इज द सिफालोस्पोरिन. पेनिसिलिन में हमने ये देख लिया था. इसके डोजेस क्या है ये तो आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा. त्रिपाठी में काफ़ी अच्छे से दिए हैं अगर आपको पर्टिकुलर डोजेस अगर देखना है तो. सिफालोस्पोरिन का भी मैकेनिज्म ऑप्शन सेम है क्योंकि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है एंड इट अफेक्ट द सेल वॉल सिंथेसिस. तो हमें एक एक पढ़ना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो हम लोग अभी जो हमारे ओपीडी में जो यूज करते दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज ओरल में सिफिक्सिम एंड आईवी में सिफ्ट्राक्सोन. तो सिफिक्सिम और सिफ्ट्राक्सोन के बारे में हमें जानना, थोड़ा सा डिटेल उसके नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सेफालोस्पोरिन प्रॉपर्टीज, ये बैक्टीरिसाइडल में आता है. ये भी एमसीक्यू पूछा गया था. नीचे में 4 एमसी क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरिसाइडल. तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था सेफालोस्पोरिन. बाइंड टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. मैंने आपको कल दिखाया था कि हाउ व्हाट इज दैट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या होता है और ये कैसा रहता है. ये इस टाइप का हमने देखा था. जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसके अंदर आके हमारा पेनिसिलिन या फिर तुम्हारा सिफेसिलोस्पोरिन आके बैठ जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा और बैक्टीरिया को सेल वॉल को बनने नहीं देगा. ओके. तो ये दो मैकेनिज्म तो आपको एग्जाम में लिखना ही है कि ये क्या है. बाइंड टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज, ये मैंने कल बताया था. पेनिसिलिनेज जैसे कि बीटा लैक्टमेज मेन है. बीटा लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज के अंदर अलग अलग ग्रुप आते हैं, पेनिसिलिनेज वगैरह. ये पेनिसिलिनेज को तो रेजिस्टेंट है. कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया दूसरे बीटा लैक्टमेज बनाते हैं. तो जैसे कि एमोक्सिसिलिन दे दिया आपने. एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिनेज को सेंसिटिव है बट ये नहीं है. तो अगर कोई पेशेंट को एमोक्सिसिलिन से रिजल्ट नहीं आ रहे उसके ऊपर आप सिफालोस्पोरिन, सिफ्ट्रैक्सोन यूज कर सकते हो. बट वल्नरेबल टू द बीटा लैक्टमेज अदर, बट दूसरे बीटा लैक्टमेज एंजाइम है पेनिसिलिन को छोड़ के, तो उसमें ये काम नहीं करेगा. कौन सा है दूसरा एग्जांपल? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज. जैसे कि पेनिसिलिनेज, कुछ बैक्टीरिया है वो पेनिसिलिनेज बनाएंगे एंजाइम, कुछ बैक्टीरिया बनाएंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, इसे ESBL भी बोलते हैं. ये एमसीक्यू में पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESBL. ESBL इज द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज. मतलब ये पेनिसिलिनेज के ऊपर है. पेनिसिलिनेज थोड़ा सा कम एफिशिएंट है, उससे भी डेंजरस है ESBL. इसका रीनल एक्सक्रीशन है 2% इम्यूनोलॉजी क्रॉस रिएक्टिविटी टू द पेनिसिलिन. हिस्ट्री, अब ये कैसे बना था, कैसे इसको ढूंढे. Cephalosporin was discovered by Italian scientists who noticed in the 1940 that seawater in a region around a sewage outlet along the coast become periodically clear, which he postulated that due to microbe growing in the seawater. देखो ये भी जो है ना Cephalosporin, ये भी एक टाइप के फंगस से बनाया गया है. तो उसमें क्या पाया गया, जहाँ पे सीवेज वाटर आ रहा था वहाँ पे पानी, और जहाँ पे वो कोस्टल से मिल रहा था वहाँ पे थोड़ा सा पानी क्लियर मिल रहा था. तो ऐसा उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ एक फंगस है. वो फंगस का नाम है, सब्सिक्वेंटली डिटरमाइंड द माइक्रोब वाज फंगस सेफालोस्पोरिन एक्रेमोनियम. सेफालोस्पोरिन एक्रेमोनियम ये फंगस है जिससे हमारा सेफालोस्पोरिन दवाई बनता है. तो देखो पहले वाला भी फंगस था, ये भी फंगस है, मीन्स फंगस बैक्टीरिया को मारते हैं. ओके. एंड फाउंड दैट क्रूड फिल्ट्रेट could inhibit the growth of Staphylococcus aureus.
और उन्हें ऐसे पता चला कि जो फंगस है सेफेलोस्पोरियम एक्रोमिनियम, ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस को किल कर सकता है। और उसी से फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करके, सिंथेटिक लेवल पे चेंजेस करके, आर ग्रुप को चेंज करके उन्होंने बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन दवाइयाँ बनाना शुरू की। These are a group of a semi-synthetic antibiotic derived from the cephalosporin C obtained from the fungus cephalosporin। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं कि ये दवाइयाँ कौन से फंगस से बनती है। They are केमिकली रिलेटेड टू द पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन से केमिकली रिलेटेड है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था क्योंकि इसमें सब में बीटा लैक्टम रिंग है। The nucleus consists of a beta lactam ring fused to the dihydrothiazine ring। इतना कुछ नहीं बताना आपने, सिर्फ इतने बोलना उनको कि इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। A large number of semi-synthetic compound have been produced। बहुत सारे सेमी सिंथेटिक, नेचुरल मतलब जो नेचुरल फंगस से जो मिल रहा है वो नेचुरल, फिर कुछ नेचुरल लेके उसमें थोड़ा सा जो रिंग है वो रिंग में आजू बाजू में थोड़ा सा चेंजेस करके सेमी सिंथेटिक कंपाउंड बनाते हैं। दे हैव बीन कोवेंशनली डिवाइडेड इनटू 4 जनरेशन। ये हमको पता है इसकी सिफालोस्पोरिन की 4 जनरेशन है, अभी 5वें जनरेशन पे भी काम शुरू है, but most specifically they are categorized into 4 generation: first, second, third and fourth. All cephalosporin are bactericidal and have the same mechanism of action as a penicillin। क्योंकि हम लोग उसी को ग्रुप में पढ़ रहे, एक ग्रुप की दवाई पढ़ रहे, तो वो सेम ही काम करेंगे, दैट इज सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करना, दैट इज इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। इस तरीके से पढ़ाई की है ना तो वो इजी हो जाएगा। अगर आप पेनिसिलिन पढ़ते हैं फिर सिफालोस्पोरिन अलग अलग केमिकल नेचर से पढ़ते हैं ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ग्रुप स्टडी में थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक ग्रुप की मेडिसिन कैसे काम करती है। However, they bind to the different protein than those which bind to the penicillin। जैसे कि हमको पेनिसिलिन पता है कहाँ पे बाइंड करता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे काम करता है, ये थोड़ा सा अलग प्रोटीन को बाइंड करता होगा। Mechanism of action: cephalosporin are bactericidal and have same mode of action of other beta lactam antibiotic, but are less, हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट, but are less susceptible to the beta lactamase। तो हमने ऊपर देखा था जैसे कि कोई बैक्टीरिया बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस करते हैं तो इससे सिफालोस्पोरिन को थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, बट एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन को तुरंत मार देगा ये बीटा लैक्टामेज। इसलिए एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलोनिक एसिड हमें आजकल यूज करना बहुत जरूरी है। सिफिक्सिम वी कैन यूज एज अ सिफिक्सिम प्लेन यूज कर सकते हैं। सिप्राक्सोन, सल्बैक्टम या जीपीसीवी वगैरह हम लोग उतना नहीं यूज किया तो भी चलेगा। Cephalosporin disrupt the synthesis of peptidoglycan layer by forming the cell wall। ये मैंने उस दिन आपको एनिमेशन दिखाया था। Peptidoglycan layer is the most important for a cell wall structural integrity। The final transpeptidization step in the synthesis of a peptidoglycan is facilitated by, ये वो सेम स्टेप है जैसे कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वो इम्पोर्टेंट है। हमारी जो दवाई है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को ब्लॉक कर देगी। अगर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगा तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाएगी। ये आपको आपके लाइन में लिखना है। सो वी आर गोइंग टू जनरेशंस। कौन ज्वाइन हुआ है? तो वी आर गोइंग टू जनरेशंस। तो फर्स्ट जनरेशन का काम क्या है, सेकेंड जनरेशन का काम क्या है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक करेंगे, फोन है एक सेकंड। First generation cefazolin and cefaxilin, these were developed in 1960s, have high activity against gram positive। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जनरेशन्स में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव को इफेक्टिव है, कौन सा ग्राम निगेटिव के लिए इफेक्टिव है। तो फर्स्ट जनरेशन वाले दे आर एक्टिव मोस्टली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बट वीकर अगेंस्ट ग्राम निगेटिव। तो अगर आपके पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, ग्राम निगेटिव नहीं है, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो आपको फर्स्ट जनरेशन की दवाइयाँ देनी चाहिए। These side group do not protect them from beta lactamase produced by most gram negative bacteria, although some strain of E. coli, Klebsiella pneumoniae are susceptible। but यही ध्यान में रखना कि अगर आपके पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव है तो आपने उसको सिफेलोस्पोरिन का फर्स्ट जनरेशन देना है। They cannot bind to the PBPs of MRSA। MRSA का फुल फॉर्म क्या है ये पूछते हैं।
MRSA is the methicillin resistant Staphylococcus aureus. Methicillin resistant Staphylococcus aureus is a MRSA, and MRSE मतलब methicillin resistant Staphylococcus epidermis, जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन करता है. They have moderate or poor activity against anaerobes, intracellular bacteria और spirochetes. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए अभी हम लोग थर्ड जनरेशन में ज़्यादा यूज करते हैं. सेकेंड जनरेशन, दीज आर मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव. ओके, पहला वाला ग्राम पॉजिटिव, सेकेंड ग्राम निगेटिव, with some members active against anaerobes, but none of these inhibit P. originosa. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेकेंड जनरेशन काम नहीं करते. क्लिनिकली दे हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय थर्ड जनरेशन एजेंट्स दैट आर मोर एक्टिव. अभी बहुत सारे फिजिशियन सेकेंड जनरेशन नहीं यूज करते, दे आर मोस्टली यूजिंग थर्ड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन में सिफ्टोटेटिन, सिफोक्सिटिन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिफ्यूरोक्सिम, सिफ्यूरोक्सिम ऑक्सीटिल अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं. Different side group making them more potent against aerobic and facultative gram-negative bacteria. Remain sensitive to AMPC beta lactamase. ये भी beta lactamase एक टाइप का एंजाइम है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं. Then third generation, जो क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, the question is asked on third generation cephalosporin. These compound introduced in 1980 have highly augmented activity against gram negative enterobacteria. ठीक है, हमको पता है कि हम लोग मोस्टली टाइफॉइड के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग सिफ्ट्रैक्सोन शुरू करते हैं. ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो कि ग्राम निगेटिव है. सम इनहिबिट सुडोमोनास एज वेल. ऑल आर हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेज. रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेज मतलब बीटा लैक्टामेज इनको नहीं मार पाएगा. From gram negative bacteria, Salmonella typhi भी gram negative है. However, they are less active on a gram positive cocci and anaerobes. अगर आपके पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, अगर किसी ग्राम पॉजिटिव के कारण, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, तो उसमें इतना थर्ड जनरेशन नहीं काम करेगा. तो थोड़ा सा याद रखना, कोई भी गले में दर्द का पेशेंट है तो उसके लिए ग्राम पॉजिटिव मोस्टली यूज करना, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस पे जो ऐड करे. ग्राम निगेटिव के लिए आपने थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन यूज करना. सिफोटैक्सिम, ceftazidime and ceftriaxone are additional third generation drug on a market. Better penetration into the tissue, useful in treating pyelonephritis, kidney infection. Ceftriaxone has a long half-life which allow for once daily dosing and may be used for a treatment of gonorrhea, PID and epididymoorchitis. ठीक है, इसीलिए ये बहुत बार वंस अ डे डोजिंग देते हैं. 2 ग्राम 1 ग्राम का सिंगल डोज दे देते. इट कैन यूज. इसका हाफ लाइफ वैसे तो 8 आवर्स है. बहुत बार बीडी में भी देना चाहिए, बट एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में वंस अ डे डोजिंग भी इनफ होता है सिफ्ट्रैक्सोन का. It is also alternative to penicillin for suspected meningitis. The distinguishing feature of this cephalosporin is its longer duration of action. T half-life 8 hours है, permitting once or twice, most twice daily dosing. Penetration into CSF is good and elimination occur equally in a urine and bile. ठीक है, इसका पेनिट्रेशन CSF में अच्छा है, इसीलिए ये मेनिंजाइटिस में भी यूज होते हैं. STD, meningitis, urine infection. Ceftriaxone has shown high efficacy in a wide range of serious infection, including bacterial meningitis, especially in the children. Multi-resistant typhoid fever, जो मैंने कहा था कि typhoid is the gram-negative infection, तो टाइफॉइड में सिफ्ट्रैक्सोन का डेली डोजेस, एडल्ट है तो 2 ग्राम बीडी, चाइल्ड है तो 1 ग्राम बीडी. डोजेस के लिए आपने त्रिपाठी में आप जा सकते हो, त्रिपाठी में डोजेस अच्छे दिए हुए. Complicated urinary tract infection, abdominal sepsis, septicemia. A single dose 250 mg IM has proven curative in gonorrhea, including PPNG and chancroid.
हाइपोप्रोथ्रोम्बेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोप्रोथ्रोम्बेमिया एंड ब्लीडिंग आर स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट। हिमोलिसिस इज रिपोर्टेड। जिस पेशेंट का प्लेटलेट कम हो उनमें थोड़ा सा सिफ्ट्रैक्सोन आप संभाल के यूज करना, क्योंकि सिफ्ट्रैक्सोन से बहुत बार ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये इससे ये एंटीकोएगुलेंट के इसमें भी दिया हुआ है, इसमें एंटीकोएगुलेशन काम करके ये ब्लीडिंग बॉडी में करा सकता है। कोई भी सिफालोस्पोरिन आपको अल्कोहल, मतलब सिफालोस्पोरिन अगर अल्कोहल के साथ अगर किसी ने लिया है तो पेशेंट के डेथ भी रिपोर्टेड है। देयर आर सम फ्यू, कुछ ही सिफालोस्पोरिन है जो अल्कोहल के साथ आईवी में भी नहीं देना चाहिए, आईएम में भी नहीं देना चाहिए, और पेशेंट को बोलना है आपको सिफालोस्पोरिन के साथ अल्कोहल नहीं लेना है, अदरवाइज देयर इज अ रिएक्शन कॉल्ड डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन। जो अल्केनॉल का टैबलेट आता है दारू छुड़ाने के लिए, अल्केनॉल, तो उसमें जो रिएक्शन होती है उससे भी काफी सीवियर रिएक्शन सिफ्ट्रैक्सोन या सिफालोस्पोरिन विद अल्कोहल देने से होती है। इसलिए कोई भी पेशेंट को बोलना, इफ यू आर टेकिंग अल्कोहल, skip the doses of cephalosporin. For skin, soft tissue urinary infection, 1 to 2 gram IV or IM per day. Meningitis 4 gram followed by 2 gram IV. Children 750 to 100 mg per kg once daily for 7 to 10 days. ये meningitis के लिए डोज है। टाइफॉइड के लिए 4 ग्राम IV डेली, मतलब डिवाइडेड डोजेस में डाला है, 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को, इनटू 2 डेज फॉलोड बाय 2 ग्राम पर डे, मतलब 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को। मतलब पेशेंट आपके पास टाइफॉइड का आता है और उसको टाइफॉइड है, OH टाइटर पॉजिटिव है, 160 के ऊपर अगर टाइटर है, तो पेशेंट को आप पहले 2 दिन का डोज दीजिए, 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को 2 दिन के लिए। उसके बाद आप 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को 2 दिन दे सकते हैं, और बाद में आप ओरल शुरू करो। बच्चों में अगर डिसाइड करना है तो 75 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप टाइफॉइड में डोज डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। टाइफॉइड के लिए हम लोग सब जन जीपी में यूज करते हैं, अभी टाइफॉइड के पेशेंट बढ़ रहे हैं ओपीडी में। देन सिफिक्सिम इट इज ओरली एक्टिव थर्ड जनरेशन। सिफिक्सिम, ये भी सिफिक्सिम भी थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन में ही आता है। जैसे कि सिफ्ट्रैक्सोन से पेशेंट ओरल, सिफ्ट्रैक्सोन आईवी से हमें ओरल शिफ्ट करना है, तो आफ्टर सिफ्ट्रैक्सोन वी शिफ्टेड पेशेंट ऑन सिफिक्सिम। इट इज an orally active third generation cephalosporin, highly active against Enterobacteriaceae, H. influenzae, and it is resistant to many beta-lactamase. However, it is not active on Staphylococcus aureus. ये सिफिक्सिम और सिफाडोक्सिम में ये मेन डिफरेंस है। ये सिफिक्सिम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो वो काम नहीं करेगा, उसको आपको सिफोडोक्सिम देना पड़ेगा। नॉट एक्टिव ऑन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मोस्ट निमोकोकाई एंड सुडोमोनास, इट इज लॉन्गर एक्शन, EHAF is 3 hours and has been used in a doses of 200 mg to 400 mg BD for respiratory, urinary and biliary infection. Stool changes and diarrhea are the most prominent side effects. Doses 100, 200, सिफिसिम नाम से इसका ट्रेड नेम या सिफिक्सिम या जिफी नाम से अवेलेबल है। सिर्फ ये याद रखना, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में ये काम नहीं करेगा। सेफोडोक्सिम, it is the orally active ester product of a third generation cephalosporin, that is cefodoxime. In addition to the being highly active against Enterobacteriaceae and Streptococci, it inhibits Streptococcus aureus. ये Streptococcus aureus में काम करता है। It is mainly used in a respiratory skin and soft tissue infection. अगर आपके पेशेंट को URTI है तो you can go with सिफोडोक्सिम, क्लैवेलोनिक एसिड, मैकफोर्ड सीवी या जो भी आपके पास ट्रेड नेम है। यूरिनरी, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में सिफोडोक्सिम ज्यादा अच्छे से काम करता है एज कम्पेयर टू सिफिक्सिम। कौन सा? रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अगर वो एंटेरोबैक्टीरियासी, स्ट्रेप्टोकोकस से अगर हो रहा है तो। देन लास्ट इज फोर्थ जनरेशन cephalosporin. Fourth generation cephalosporin are structurally related to the third generation cephalosporin but possess an extra ammonium group. ये third generation जैसा ही है but इसमें एक extra ammonium group है
which allowed them to rapidly penetrate to the outer membrane of gram negative bacteria. वो अमोनियम ग्रुप के कारण ये 4th जनरेशन बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बहुत फास्ट अंदर जा सकते हैं. Enhancing their activity, they are also active against beta lactamase producing Enterobacteriaceae, which may inactive 3rd generation cephalosporin. मतलब जैसे कि 3rd जनरेशन cephalosporin कभी कभी बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के कारण, अगर आपने पेशेंट को सिर्फ सिफोडॉक्सिम दिया, क्लेवेलोनिक एसिड नहीं दिया, अगर आप पेशेंट को सिफोडॉक्सिम विद क्लेवेलोनिक एसिड देते हो तो वो 4th जनरेशन जैसा ही काम करेगा. ठीक है. अगर आपने सिर्फ सिफोडॉक्सिम दिया, क्लेवेलोनिक एसिड नहीं दिया, तो बीटा लैक्टेमेज उसको मारने के चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे. बट 4th जनरेशन में वैसा नहीं है. 4th जनरेशन में वो बीटा लैक्टेमेज को फाइट कर सकते हैं. Some 4th generation cephalosporin have excellent activity against gram-positive bacteria such as methicillin-susceptible streptococci, penicillin-resistant pneumococci, and some Viridian group of streptococci. तो हमें पता है ये सारे के सारे जो ड्रग है वो बहुत कॉस्टली है. हम लोग हमारे ओपीडी में इतना नहीं दे सकते. हार्डली 1200, 1500, 800 रुपये का एक ड्रग है सिफिपाइन वगैरह. सिफिपाइन इज द ओनली 4th जनरेशन cephalosporin अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट. सिफिप्रोम अवेलेबल ओवरसीज. 5th जनरेशन इतना कुछ नहीं है. 5th जनरेशन के ट्रायल शुरू है. इट इज न्यूली FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन सिफ्ट्रारोरिन, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट द एक्टिविटी ऑफ द लेटर जनरेशन cephalosporin. इसमें आपको कोई नहीं पूछेगा. cephalosporin are generally safe with low toxicity and good efficacy against susceptible bacteria. Allergic reaction have been reported with the cephalosporin. Symptom may include rash, swelling, anaphylaxis, seizures. Some have cephalosporin associated with associated with reduced ability of the blood to clot, leading to the prolonged bleeding time. जैसे मैं बता रहा था, जिन लोगों को प्लेटलेट कम है उनको थोड़ा सा आप संभाल के यूज करो, क्योंकि ये ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाता है. People with kidney and liver disease, nutritionally deprived, taking cephalosporin long term or concurrently receiving anticoagulant therapy are more at risk. जिनको liver diseases है, जिनको न्यूट्रिशन विटामिन के बराबर नहीं मिल रहा है, जिनको किडनी डिसीज है, या फिर ऐसे लोग जिनको ब्लीडिंग डिस्क्रेसिया है, प्लेटलेट कम है, उनको थोड़ा सा आपको संभाल के cephalosporin देना है. फॉर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट प्लीज रेफर. ठीक है. साइड इफेक्ट्स डायरिया, डिस्पेप्सिया, ये तो सब में लिख सकते हैं. ट्रांजिएंट लीवर प्रॉब्लम भी हो सकता है. ये कैटेगरी है cephalosporin फैमिली, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th जनरेशन. ठीक है. तो ये आप पढ़ लेना कौन से 1st, 2nd है. जो हमने ऊपर देखा था वही है. 3rd जनरेशन में सिफ्ट्रैक्सोन जो IV दे सकते हैं, ओरल में सिफिक्सिम है. मेन है ये जनरेशन कवरेज. 1st जनरेशन हमने देखा था, 1st जनरेशन cephalosporin जो ग्राम पॉजिटिव के लिए काम कर रहा था, बट बीटा लैक्टेमेज को वो रोक पाएगा या फिर नहीं रोक पाएगा, तो उतना प्रोमिनेंस उसका नहीं है. 2nd जनरेशन ये ग्राम निगेटिव के लिए ज़्यादा है, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव इक्वल कवरेज है. ठीक है. इसीलिए सिफ्यूरॉक्सिम ऑक्सीटिल ये बहुत सारे ENT फिजिशियंस यूज करते हुए मैंने उनको देखा है. ENT इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में सिफ्यूरॉक्सिम ऑक्सीटिल यूज करते हैं. 3rd जनरेशन इज अगेन टुवर्ड मोर ग्राम निगेटिव. ग्राम पॉजिटिव में वो बहुत कम है. पहला ग्राम निगेटिव ज़्यादा, पहला ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा, 2nd 50-50, 3rd वाला ग्राम निगेटिव ज़्यादा, 4th इज अगेन ग्राम निगेटिव देन ग्राम पॉजिटिव. 5th का अभी इतना रोल कॉल नहीं है. कि बाकी ये कुछ डिटेल्स दिए हुए आप उसको पढ़ सकते हो. सेम चीज़ लिखी गई. Cephalosporin are indicated for prophylaxis and treatment of the infection caused by bacteria susceptible to this particular form of the antibiotic. 1st generation cephalosporin are active predominantly against gram positive such as Staphylococcus and Streptococcus. 1st जनरेशन ग्राम पॉजिटिव है. अगर आप पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस गले का इन्फेक्शन है, उसको सोवर थ्रोट हुआ है, और आप उसको सिफेक्सिम की दवाई दे रहे, तो उतना वो काम नहीं करेगी. उसको आपको ग्राम पॉजिटिव देना पड़ेगा या फिर अदर दूसरे एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन पे वगैरह शिफ्ट करना पड़ेगा. सो डोंट एंटरटेन पेशेंट विद URTI, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के कारण होता है, और
जो तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेट के नीचे का इन्फेक्शन, वो सारा मोस्टली ग्राम निगेटिव के कारण होता है। तो ये जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम निगेटिव है। दे आर देयरफॉर यूज्ड मेनली मोस्टली फॉर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। हमें पता है स्किन के जो इन्फेक्शन है, जो स्टेफाइलोकोकस, जो पस बनता है, जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। एक सेकेंड, एक कॉल है। हाँ गफ्फार भाई, कुछ अर्जेंट है? सर हाँ बिजी, बोलिए। सर वो दवा कहाँ मिलेगी? वो मिल नहीं रही है दो दवा। अच्छा, कौन सी नहीं मिल रही? एक वो सायरप लिखे थे हाँ, और एक क्या था पता नहीं। मेरी फार्मेसी से वाले से बात करा दीजिए। नहीं तो कहाँ मिलेंगी वो तो। हॅलो हाँ हॅलो. योगेश सर. हो आहे, मी आहे, अजून गेलो नाही. नाही योगेश सर बनियानवरच दिसले. सर घरीच आहा का? आज सर क्वारंटाईन आहे. हा सर क्वारंटाईन आहे. बापरे, सर काळजी घ्या योगेश सर. हाँ चलो चलो, म्यूट कर लो. बस हो गया, 5 मिनट का है. चल, कहाँ थे हम लोग? चलो, सिफालिसपोडिन में इतना ही है. और ना, मैं चाहूँ तो आपको, कोई अगर त्रिपाठी नहीं पढ़ रहा होगा तो स्टार्ट उसमें थोड़ा सा त्रिपाठी में से देखना शुरू कर दो. मैं देखता हूँ, एक सेकंड, आपको बताता हूँ. न्यू शेयर त्रिपाठी. देखो, त्रिपाठी में ना ये सारी चीज़ें अच्छी से दी हुई है. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, सिफ्ट्रैक्सोन में क्या स्पेसिफिसिटी है, सिफ्टाजिडीम कब देनी है, मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोडिन इज हाई एक्टिविटी अगेंस्ट सुडोमोनास. इतनी सारी चीज़ें लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है. इसके डोजेस क्या है, न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, राइज इन द प्लाज्मा ट्रांसअमीनेज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट आप सारे के सारे थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, ये सब आप इसमें से पढ़ लो. त्रिपाठी में से बहुत अच्छा दिया हुआ है. जैसे कि थर्ड जनरेशन में क्या है, फोर्थ जनरेशन में क्या है, ये ग्रुप है. फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में क्या आता है, ओके, पैरेंटल में सिफेपाइन वगैरह है. तो ये सारी चीज़ें त्रिपाठी में अच्छी दी हुई है. एक दो पेजेस आपके पास, सबके पास डिजिटल फाइल है, नहीं होगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा. ठीक है. तो सिफिक्जिम का कहाँ रोल है, सिफोडॉक्सिम का कहाँ रोल है, और कौन सी जगह पे इसको यूज़ करना चाहिए. दिस इज वेरी वेल रिटर्न इन त्रिपाठी. देन फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिफेपाइन, डेवलप इन 1990s. बट इतने सारी चीज़ें लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है. एडवर्स इफेक्ट मैंने रफली आपको बता दिया था क्या हो सकता है. डायरिया, पेन आफ्टर इंजेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ब्लीडिंग कैन ऑकर, न्यूट्रोपेनिया कैन हाउ. ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग नहीं देखते पेशेंट का. अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था, टाइफाइड का पेशेंट था, एंड उसका प्लेटलेट डेंगू निगेटिव था, एंड प्लेटलेट वॉज 50,000. तो मैंने उसे अवॉइड किया, एंड आई रिकमेंड हिम टू गेट फर्स्ट हॉस्पिटलाइज्ड, एंड वहीं जाके आप दवाइयाँ लो. मैंने उसको मेरे क्लिनिक में देना अवॉइड किया, क्योंकि कभी भी ब्लीडिंग डिस्क्रेसिया हो सकता है. तो वी मस्ट बी अवेयर. हमें दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तभी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे अगर हमें साइड इफ़ेक्ट ही नहीं पता. हमें पता ही नहीं कि ब्लीडिंग हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 नंबर की जो सबसे कम छोटे लाइन में दिया है, डाइसल्फिराइम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल हैज़ बीन रिपोर्टेड विद सिफोपैराजोन. इसमें तो सिर्फ सिफोपैराजोन है. मैंने ग्रुप में एक लिटरेचर भेजा था अपने CCMP ग्रुप में, उसमें 5-6 और ग्रुप थे cephalosporin के. Disulfide reaction and death also, death may happen with a cephalosporin if taken with alcohol. So ये आपके पेशेंट को अलाउ ही नहीं करना है. Cephalosporin are now extensively used antibiotic. Their indications क्या क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमने पढ़ा है पहले, बहुत सारे स्टेन इन्फेक्शन, सेप्टिसेमिया, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, टाइफॉइड, है ना. ये सब इसमें त्रिपाठी में आप दिया हुआ है. देन हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक था, उसी ग्रुप का एक लास्ट मेडिसिन था. शेयर monobactam. Then next is after cephalosporin is monobactam. Monobactam, this synthetic drug based upon a
simpler monobacterium isolated from the Chromobacterium Villosium. It is spectrum of activity closely resemblance of aminoglycosides. Properties क्या है, ये भी bactericidal है, bind only to PBP. PBP मतलब penicillin binding protein 3. Selective effect against gram-negative bacteria including Pseudomonas aeruginosa. Not useful against gram-positive. ये भी gram-negative में ही देते हैं. कौन से वाले? मोनोबैक्टम्स जो है. Resistant to some beta-lactamase. No immunological cross reaction. Resistance to cephalosporin antibiotic can evolve either induced affinity of PBP. जो मैंने कहा था रेजिस्टेंस कैसे आता है, एक तो ये PBP पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन खुद को चेंज कर लेगा या बीटा लैक्टामेज एंजाइम के कारण. ये याद रखना. द मेनोमिक्स लेम इज यूज्ड टू नोट ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच cephalosporin डू नॉट हैव एक्टिविटी. अगर आपको एमसीक्यू में आता है इसमें से किनके ऊपर cephalosporin काम नहीं करेगा, तो लेम इज द मेनोमिक्स जिसमें लिस्टेरिया, अटिपिकल्स इंक्लूडिंग मोनो माइकोप्लाज्म एंड क्लामाइडिया, MRSA, मेथिसिलिन, MRSA का फुल फॉर्म है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस एंड एंटेरोकोकाई. ये जो दवाइयां हैं इनके ऊपर आपका cephalosporin अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे. साइड इफेक्ट्स हमने अभी पढ़ा, तो सब सारे cephalosporin में एक ही साइड इफेक्ट्स आएंगे. cephalosporin में भी यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ससेप्टिबल बैक्टीरिया, इसमें काम में आएगा. बोन इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये काम में आएगा. देन कार्बीपेनम्स आर सिंथेटिकली एनालॉग्स. कार्बीपेनम हमको पता है बैक्टीरियासाइडल्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, प्राइमरीली रिजर्व फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरिया विद मल्टी लंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. ये सीधा अपने को कार्बीपेनम नहीं शुरू करना, ये आईसीयू का ड्रग है. जब सीधा पेशेंट को अभी कार्बीपेनम शुरू कर देंगे तो फिर तो कुछ बचेंगे ही नहीं एंटीबायोटिक्स. प्राइमरीली रिजर्व फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरिया विद, जिसको MDR है. एग्जाम्पल है एब्डोमिनल इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड ESBL प्रोड्यूसिंग UTIs, सूडोमोनास, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज. मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे cephalosporin से या फिर amoxicillin या ampicillin से नहीं मरने वाले. Imipenem is always combined with celestine because it is otherwise rapidly destroyed by the renal dehydrogenase. Seizure risk at high plasma, पेशेंट को सीजर्स के अटैक आ सकते हैं. तो कार्बीपेनम्स कौन से हैं? इमीपेनम, मेरोपेनम, डोरीपेनम, ये अलग ग्रुप है. साइड इफेक्ट इज एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जी हो सकती है, इचिंग, फ्लशिंग, रैश, अर्टिकेरिया हो सकता है. साइड इफेक्ट्स न्यूरोटॉक्सिसिटी, 5 मिनट है, एंसेफेलोपैथी, सीजर्स, हाई डोज ऑफ पेनिसिलिन, इमीपेनम और सिफिपेनम may cause seizures especially in a patient with a renal dysfunction. जिन पेशेंट को रीनल डिस्फंक्शन है उनमें ये सीजर्स के अटैक ज़्यादा आ सकते हैं. बट इतना नहीं पूछने वाले अपने को. ये फोर्थ जो कैटेगरी है cephalosporin का, हमें मोस्टली 3rd जनरेशन पे काम करना है. बाकी तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए मैंने लिख के रखी है, जो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी. तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो ये चार्ट याद रखना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन हमने पढ़ा था, ये पूछते हैं, ये एमसीक्यू बहुत बार आया है. जो एक या फिर हम लोग एमसीक्यू टेस्ट, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कौन से हैं? तो ऑप्शन में आया था पेनिसिलिन, cephalosporin, कार्बीपेनम्स जो हमने पढ़ा अभी, मेरोपेनम, इमीपेनम. ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए, थ्योरी में कुछ नहीं पूछेगा. मोनोबैक्टम में सिर्फ एक ही है जो मोनोबैक्टम एजिथ्रोलम, जो ग्राम निगेटिव के लिए है. ये भी कुछ सिर्फ एमसीक्यू आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? चारों के नाम थे, नीचे में ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो इसके लिए आपको ये चारों के नाम याद रखना जरूरी है. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, cephalosporin, कार्बीपेनम्स एंड मोनोबैक्टम. चारों के चारों है बीटा लैक्टम. चारों के चारों काम करते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको मारने के लिए. एक एमसीक्यू आया था ये बेसिट्रेसिन करके अदर एंटीबायोटिक, जैसे कि ये बीटा लैक्टम हो गया जो सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे. बट ऐसे भी कुछ एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को इनिबिट करेंगे, बट जिसमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं है. तो उसका भी क्वेश्चन आया था, दैट इज अ बेसिट्रेसिन.
एमसीक्यू में दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल वॉल? द आंसर वाज बेसिट्रिसिन। तो ये याद रखना। और बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स पे बहुत बार एमसीक्यू में पूछते हैं या वाइवा में पूछते हैं, बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स जो बैक्टीरिया को तो नहीं मारते, जैसे कि क्लेवेलोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये बैक्टीरिया को खुद तो नहीं मारते, बट ये एंटीबायोटिक्स जैसे हमारे एमॉक्सिसिलिन वगैरह उनको स्ट्रेंथ देती है। और जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, बीटा लैक्टमेज एंजाइम, वो एंजाइम को इनहिबिट करने वाले मॉलिक्यूल इज क्लेवेलोनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम। तो इतना ही है हमारा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा ग्रुप रहेंगे माइक्रोलीड्स, मतलब एजिथ्रोमाइसिन वाला। ओके, कुछ पूछ रहे हैं? ये मोनोबैक्टम का सिर्फ एक पेज है इसमें, त्रिपाठी में आप पढ़ लेना। कार्बीपैनम के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है, तो वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ ज़्यादा नहीं दिया है, एक एक पेज ही दिया है कि ये मोनोबैक्टम कब यूज़ करना है, कार्बीपैनम कब यूज़ करना है। जैसे कि इमीपैनम बहुत कॉस्टली ड्रग है, हम लोग जनरली नहीं यूज़ करते। मेरोपैनम जो आईसीयू में यूज़ होता है। न्यूअर कार्बीपैनम, इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द रीनल पेप्टिडेज, डज नॉट नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय सिलेस्ट्रीन लाइक इमीपैनम। इमीपैनम जैसे कि हमने पढ़ा था, इमीपैनम अगर देना है तो हमें सिलेस्टेटिन साथ में देना है, बट मेरोपैनम अगर देना है तो उसको सिलेस्टेटिन के साथ देने की जरूरत नहीं है। इट इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसलिए पेशेंट अगर ठीक नहीं हो रहे हैं सीधा उसको मेरोपैनम पे डालते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एरोब्स एज वेल एज एनारोब्स, मतलब सबको मार रहा है, पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है, ये दे दो बस सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। somewhat more potent on gram negative aerobes but less potent on gram positive cocci।